नमस्ते। कभी सोचा है कि कोई डांस सिर्फ कुछ मूवमेंट्स का सेट ना होकर सदियों पुरानी एक जीती जागती कहानी कैसे बन जाता है। आज हम भारत की आत्मा में बसी एक ऐसी ही कला की गहराई में उतरेंगे। हम भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों के रहस्यों को जानेंगे। दक्षिण भारत के मंदिरों से लेकर पूर्वोत्तर के मठों तक हम सिर्फ टेक्निक नहीं समझेंगे, बल्कि इन प्राचीन कलाओं की रूह को महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सबसे बुनियादी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम क्लासिकल शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कुछ पुराना या पारंपरिक, लेकिन भारतीय नृत्य के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब कहीं ज़्यादा गहरा और स्पेसिफिक है। ये एक तरह से क्वालिटी का स्टैम्प है, एक ऐसे ज्ञान से जुड़ाव जो पवित्र माना जाता है। गांव के किसी त्योहार में होने वाले डांस और मंच पर देवताओं की कहानियां बताते एक आर्ट फॉर्म के बीच का जो फर्क है ना, वो एक बहुत ही खास प्राचीन नियम किताब में छिपा है। सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का मूल है नाट्य शास्त्र। इसे सिर्फ एक किताब मत समझिए, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स की एनसाइक्लोपीडिया है, जिसे 2000 साल से भी पहले ऋषि भरत मुनि ने लिखा था। इसमें सब कुछ है, हाथों के इशारों यानी मुद्राओं से लेकर चेहरे के भावों तक, यहाँ तक कि कॉस्ट्यूम्स और स्टेज डिजाइन भी। किसी भी डांस को शास्त्रीय या क्लासिकल तभी माना जाता है जब वो इन नियमों का पूरी तरह से पालन करें। एक तरह से ये भारतीय नृत्य जगत का संविधान, और इन दोनों के बीच का फर्क इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता। एक तरफ एक क्लासिकल डांसर है जिसका हर पोस्चर, हर इशारा एकदम सटीक है, जिसका एक गहरा मतलब है जो सीधा नाट्यशास्त्र से आता है। वहीं दूसरी तरफ है लोक नृत्य, जो दिल से निकलता है, स्पॉन्टेनियस है, जो फसल कटने की खुशी में सब मिलकर करते हैं। ये किसी लिखी हुई किताब से नहीं, बल्कि जिंदगी की अपनी लय से चलता है। तो ऑफिशियली ऐसे कितने क्लासिकल डांस हैं? संगीत नाटक अकादमी, जो भारत में म्यूजिक, डांस और ड्रामा की सबसे बड़ी संस्था है, वो 8 डांस फॉर्म्स को क्लासिकल मानती है। और ये मान्यता बहुत जरूरी है। ये पक्का करती है कि इन डांस फॉर्म्स को सहेजा जाए, प्रमोट किया जाए और इन्हें हमारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिले। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, वो छऊ डांस को भी अपनी लिस्ट में शामिल करता है, जिससे ये संख्या 9 हो जाती है। छऊ पूर्वी भारत का एक मार्शल आर्ट पर आधारित डांस है। हालांकि आज हम उन 8 डांस फॉर्म्स पर ही फोकस करेंगे जिन्हें संगीत नाटक अकादमी ने मान्यता दी है, क्योंकि वो नाट्य शास्त्र के नियमों का सबसे सख्ती से पालन करते हैं। तो ये रहा हमारी आज की यात्रा का रोड मैप। हम दक्षिण में भरतनाट्यम और कथकली की एपिक कहानियों से शुरू करेंगे, फिर कथक और कुचिपुड़ी की स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस तक पहुंचेंगे। वहां से हम मोहिनीअट्टम और ओडिसी के ग्रेस और भक्ति में डूबेंगे, और आखिर में पूर्व में मणिपुरी और सत्रिया के रहस्यवाद को एक्सप्लोर करेंगे। और अंत में हम उन कलाकारों को सलाम करेंगे जो इन परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं। इससे पहले कि हम हर डांस फॉर्म की गहराई में उतरें, एक नज़र इस टेबल पर डालते हैं। ये हैं वो 8 डांस और उनके राज्य। इस मैप को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम पूरे भारत की एक शानदार यात्रा शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है दक्षिण भारत का दिल, एक ऐसी धरती जहां महाकाव्यों और गहरी आध्यात्मिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहीं पर हमें 2 सबसे शक्तिशाली और ड्रामेटिक डांस फॉर्म्स मिलते हैं, भरतनाट्यम और कथकली। भरतनाट्यम को भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस माना जाता है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। इसका एक पुराना नाम सदिर भी था। ये तमिलनाडु के मंदिरों में जन्मा और इसे देवदासियों ने सहेजा। ये वो महिलाएं थीं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मंदिरों में भगवान की सेवा में डांस और संगीत के जरिए लगा दी। मान्यता तो ये भी है कि ये इतना पवित्र है कि खुद भगवान ब्रह्मा ने इसका ज्ञान भरत मुनि को दिया था। इसे अक्सर दूसरे क्लासिकल डांस की जननी भी कहते हैं। और ये है वो कुछ लेजेंड्स जिन्होंने इस कला को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मिणी देवी अरुणडेल जैसे नाम सिर्फ डांसर नहीं थे, वे एक तरह से क्रांतिकारी थे। उन्होंने भरतनाट्यम को मंदिरों से निकालकर दुनिया के मंच तक पहुंचाया। उन्होंने इसकी पवित्रता को भी बनाए रखा और इसे आज के दर्शकों के लिए भी रेलेवेंट बनाया। भरतनाट्यम के सोलो परफॉर्मेंस के ग्रेस से अब हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। कथकली का ड्रामेटिक और दमदार कहानी खेल। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। कथा यानी कहानी और कली यानी खेल या परफॉर्मेंस। ये एक डांस ड्रामा है। केरल से आने वाला कथकली पूरी तरह से विजुअल स्टोरी टेलिंग है।
ये महाभारत और रामायण जैसी बड़ी कहानियों को मंच पर जिंदा कर देता है। इसमें हमेशा अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई दिखाई जाती है। और एक मजेदार बात यह है कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर कथकली से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इसे बंगाल में अपनी संस्था शांति निकेतन में शामिल किया और इससे एक नई राष्ट्रीय पहचान दिलाने में मदद की। अब कथकली की जो सबसे आकर्षक चीज है वो है इसका इलैबोरेट मेकअप और कॉस्ट्यूम। ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये एक कोड है। हर रंग का एक मतलब है। हरा रंग हीरोज और देवताओं के लिए, लाल रंग विलेंस के लिए और काला रंग राक्षसों के लिए। मतलब आप सिर्फ चेहरा देखकर ही समझ जाएंगे कि कौन हीरो है और कौन विलेन। इस आर्ट फॉर्म में महारत हासिल करने के लिए पूरी जिंदगी की साधना लगती है। इस लिस्ट में जो कलाकार हैं, जैसे कलामंडलम अकेडमी के गुरु, उन्होंने सिर्फ डांस के स्टेप्स ही नहीं बल्कि चेहरे के हर एक भाव और हाथ के हर एक इशारे को परफेक्ट करने में सालों लगा दिए ताकि वो उन महान किरदारों को मंच पर जिंदा कर सके। चलिए अब कहानी कहने का ये सिलसिला जारी रखते हैं, पर अब डायरेक्शन बदल रहे हैं। हम दक्षिण की पौराणिक कहानियों से निकलकर उत्तर भारत की शाही शान देखने चलते हैं, कथक की दुनिया में, और फिर वहां से वापस दक्षिण लौटकर कुचिपुड़ी की अनूठी परंपरा को जानेंगे। कथक का नाम कथा शब्द से आता है, जिसका मतलब है कहानी। असल में ये उत्तर भारत के कहानीकारों का आर्ट था जो घूम घूम कर कहानियां सुनाते थे। लेकिन मुगल बादशाहों के दरबार में जाकर ये कला अपने चरम पर पहुंची, इसीलिए इसे अक्सर दरबार डांस भी कहते हैं। और इसका इस्लामी प्रभाव साफ दिखता है, तेज चक्रों में और रिदम पर जोर देने में, जो इसे दक्षिण के डांस फॉर्म से काफी अलग बनाता है। कथक में 3 मुख्य स्टाइल्स हैं जिन्हें घराना कहते हैं। ये जयपुर, लखनऊ और वाराणसी शहरों के नाम पर हैं। घराना सिर्फ एक स्टाइल नहीं बल्कि एक पूरी लेगेसी है, एक कलात्मक परिवार। हर घराने की अपनी खासियत है। जयपुर घराना अपने दमदार फुटवर्क के लिए जाना जाता है, तो लखनऊ घराना अपनी नज़ाकत और भाव भंगिमा के लिए। ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु से शिष्य तक जाती है। और जब कथक की बात हो और पंडित बिरजू महाराज का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ एक डांसर नहीं थे, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। वो लखनऊ घराने की नज़ाकत और कहानी कहने की कला के प्रतीक थे। उनके और सितारा देवी जैसे कई महान कलाकारों ने मिलकर कथक को वो पहचान दी है जो आज हम देखते हैं। अब नॉर्थ से एक लंबी छलांग लगाते हैं और वापस साउथ चलते हैं, आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी के घर। इस डांस को देव नृत्य यानी देवताओं का डांस भी कहा जाता है। शुरुआत में इसे सिर्फ पुरुष ब्राह्मण मंदिरों में भगवान को अर्पित करने के लिए करते थे, लेकिन ये लक्ष्मी नारायण शास्त्री थे जिन्होंने इस परंपरा में महिलाओं को भी शामिल करने का क्रांतिकारी कदम उठाया और इसे वो रूप दिया जो हम आज जानते हैं। कुचिपुड़ी का एक सिग्नेचर मूव है जो इसे सबसे अलग बनाता है, वो है तरंगम। इसमें डांसर एक पीतल की थाली के किनारों पर खड़ा होकर कमाल का मुश्किल फुटवर्क करता है और कई बार तो सिर पर पानी से भरा एक बर्तन भी होता है। ये संतुलन और लय का एक ऐसा प्रदर्शन है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। राजा और राधा रेड्डी जैसी जोड़ियों ने और यामिनी कृष्णमूर्ति जैसी महान कलाकारों ने कुचिपुड़ी की इस मुश्किल कला को दुनिया भर के बड़े मंचों तक पहुंचाया। उन्हीं की वजह से ये अनोखी परंपरा आज भी जिंदा है और फल फूल रही है। हमारा अगला पड़ाव हमें उन 2 डांस फॉर्म्स की ओर ले जाता है जो अपने कमाल के ग्रेस और गहरी भक्ति के लिए जाने जाते हैं, केरल का मोहिनीअट्टम और उड़ीसा का ओडिसी। मोहिनीअट्टम केरला का एक और क्लासिकल डांस, शायद इन सब में सबसे ग्रेसफुल और पोएटिक है। इसका नाम मोहिनी से लिया गया है, जो भगवान विष्णु का एक स्त्री अवतार था। वो एक दिव्य जादूगरनी के रूप में राक्षसों को छलने के लिए आई थी। ये कोमलता और ग्रेस इस डांस की हर एक मूवमेंट में दिखता है। भरतनाट्यम की तरह इसकी जड़ें भी देवदासी परंपरा से जुड़ी हैं। मोहिनीअट्टम की एक खास पहचान है इसकी वेशभूषा। डांसर हमेशा सफेद या क्रीम रंग की साड़ी पहनती है जिस पर एक चमकीला सुनहरा बॉर्डर होता है। ये कॉस्ट्यूम न केवल सादगी और पवित्रता का प्रतीक है बल्कि ये डांस की कोमल लहरदार मूवमेंट्स को और भी खूबसूरत बना देता है। ये केरल के लहराते नारियल के पेड़ों और शांत बैकवाटर्स की याद दिलाता है। मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी और कनक रेले जैसी महान कलाकारों ने इस खूबसूरत डांस फॉर्म को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। अब हम भारत के पूर्वी तट ओडिशा चलते हैं। ओडिसी डांस के घर। ये डांस भी देवदासी परंपरा से ही निकला है। ओडिसी अपनी बेहद फ्लूइड मूवमेंट्स और मूर्तिकला जैसे पोजेस के लिए जाना जाता है।
इसका सबसे खास पोज है त्रिभंग, जिसमें शरीर 3 हिस्सों गर्दन, कमर और घुटने से मुड़ा होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे ओडिशा के मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं। सच में ये एक जीती जागती मूर्ति कला है। 20वीं सदी में ओडिसी को फिर से जिंदा करने का श्रेय एक नाम को जाता है, गुरु केलुचरण महापात्रा। उन्होंने पुरानी किताबों और मंदिर की मूर्तियों से इस डांस को दोबारा खड़ा किया। फिर संजुक्ता पाणिग्रही और सोनल मानसिंह जैसी डांसरों ने उनकी इस कला को पूरी दुनिया में फैलाया। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। हम चल रहे हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट, एक ऐसी जगह जहां की अनोखी संस्कृति और आध्यात्मिकता ने मणिपुरी और सत्रिया जैसे डांस को जन्म दिया, जो रहस्य और भक्ति से भरे हैं। मणिपुरी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मणिपुर राज्य से है और ये बाकी सभी डांस फॉर्म्स से बहुत अलग है। इसकी मूवमेंट्स अविश्वसनीय रूप से कोमल और लहरदार होती हैं, जैसे पानी बह रहा हो। इसमें कोई जोरदार फुटवर्क नहीं होता। ये डांस पूरी तरह से भक्ति को समर्पित है, खासकर राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की कहानियों को। ये एक परफॉर्मेंस से ज्यादा एक आध्यात्मिक पूजा जैसा लगता है। गुरु बिपिन सिंह और खासतौर पर झावेरी बहनों ने मणिपुरी डांस को उसके घर से बाहर निकालकर पूरी दुनिया में पहचान दिलाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस खूबसूरत कला को सीखने और सिखाने में लगा दी। और आखिर में हम आते हैं असम के सत्रिया पर। इस डांस को 15वीं सदी में महान संत श्रीमंत शंकरदेव ने असम के सत्रों यानी मठों में शुरू किया था। इसका मकसद वैष्णव भक्ति का प्रचार करना था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये डांस 500 साल से भी ज्यादा पुराना होने के बावजूद इसे क्लासिकल डांस का ऑफिशियल दर्जा साल 2000 में मिला। ये दिखाता है कि ये परंपराएं रुकी हुई नहीं हैं, ये लगातार विकसित हो रही हैं। गुरु इंदिरा, पीपी बोरा और जतिन गोस्वामी जैसे कलाकार आज इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और इसे भारतीय डांस की दुनिया में इसका सही मुकाम दिलाने में लगे हुए हैं। तो हमने 8 डांस की यात्रा कर ली है। अब उस सबसे जरूरी कड़ी पर ध्यान देते हैं जो इन परंपराओं को जिंदा रखती है, कलाकार। वो सिर्फ परफॉर्मर नहीं है, वो इस विरासत के संरक्षक हैं, गार्डियंस ऑफ अ लेगेसी। और ये दिखाता है कि कुछ उस्ताद कितने वर्सेटाइल होते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति ने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में महारत हासिल की। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों की एक्सपर्ट हैं। ये कमाल की बात है। और ये भी दिखाता है कि भले ही ये सभी डांस फॉर्म्स अलग अलग दिखते हों, लेकिन इन सब की जड़ें एक ही हैं, नाट्यशास्त्र। ये कलाकार उस कॉमन लैंग्वेज को समझते हैं जो इन सभी डांस के मूल में है। अब एक बहुत ही पावरफुल फैक्ट, रुक्मिणी देवी अरुणडेल सिर्फ एक महान डांसर ही नहीं थी, बल्कि वो पहली क्लासिकल डांसर थीं जिन्हें भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस कला और इसके कलाकारों को देश में कितना सम्मान और महत्व दिया जाता है। यहाँ कला को राष्ट्र का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है। तो ये डांस सिर्फ म्यूजियम में रखने की चीजें नहीं हैं, ये जिंदा सांस लेती हुई कलाएं हैं जो आज भी बदल रही हैं, विकसित हो रही हैं। और ये हमें एक आखिरी गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। सदियों पहले बनाए गए नियमों पर आधारित ये प्राचीन परंपराएं आज की इस अल्ट्रा मॉडर्न दुनिया में न सिर्फ जिंदा हैं, बल्कि भारत की आत्मा की आवाज बनकर हम सबके लिए रेलेवेंट कैसे बनी हुई है।